मेरी कठिनाई होती है जब माइक वगैरह कुछ ऊपर होते कुछ मिलाना पड़ता है। यहाँ मंचासीन विद्वज्जन और मंचोन्मुख सभी साहित्य प्रेमी, हिंदी साहित्य प्रेमी सज्जनों को मेरा हार्दिक अभिवादन, नमस्कार। जो इस महीने के 3 मुख्य साहित्यकार अथवा कवियों के बारे में यहाँ कुछ प्रस्तुतियां देने के लिए आमंत्रित किया गया है और मुझे भी इसका एक मौका दिया गया है, तो मैं भी विशेषकर शिवमंगल सिंह सुमन पर ही कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूं। जबकि जयशंकर प्रसाद मुझे पता नहीं बचपन से ही काफ़ी एक मुश्किल विधा के एक कवि साहित्यकार के रूप में मुझे नजर आए। उनकी कामायनी अच्छी तरह से मैंने जब समझने की कोशिश की, कामायनी शायद मैं आज इस 50 ऊर्ध्व इस समय में भी मैं अच्छी तरह से कभी समझ नहीं पाया, क्योंकि मैंने संस्कृत का, अफसोस है मुझे कि मैंने संस्कृत का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया। और उन्होंने जो कामायनी की रचना की है जयशंकर प्रसाद ने, तो वह तत्सम शब्द प्रधान और पूरे पुराणों की कथा को उन्होंने इसमें समावेश करने की कोशिश की है। ब्रह्मापुत्र मनु महाराज और उनकी सृष्टि से संबंधित है, पूरे प्रलय काल की चर्चा है। कुछ बातें मैं अपने मस्तिष्क में रख सका, बहुत सारी बातें मैं समझ नहीं सका, मैंने उन पर बहुत ज़्यादा अध्ययन करने का प्रयास नहीं किया। लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रहा था, जैसे स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई में, मैंने उनके कई सारे उपन्यास, कई सारी कहानियाँ पढ़ी जो बहुत ही रोचक हैं। और उनके नाटकों के तो क्या कहने, नाटकों के बारे में शायद पूरी दुनिया में उनकी कोटि का रचनाकार ढूंढ पाना शायद ही मुश्किल है किसी भी भाषा में। बस उनके बारे में बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। एक बहुत ही बड़े रचनाकार, बहुत ही बड़े साहित्यिक के रूप में वो हिंदी साहित्य जगत में ये जाने जाते हैं। वो 48 साल की उम्र में उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया कि शायद हिंदी साहित्य की कोई भी विधा नहीं बची होगी उनके हाथों से। सारी विधाओं पर उन्होंने अपनी कलम चलाई, वो भी अत्यंत उत्कृष्टता के साथ। और उन्होंने उन रचनाओं में अपने जीवन की करुणता को, देश के इतिहास को उन्होंने जिस तरह से पिरोया है, जिस उत्कृष्टता, जिस अध्ययनशीलता के साथ उन्होंने लिखने का प्रयास किया है, ऐसा शायद बहुत कम साहित्यकार ही कर पाते हैं। और हरिवंश राय बच्चन जी पर तो हमारे पूर्व वक्ता ने बहुत ज़्यादा बातें कही ही हैं, मैं उस पर ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा। उन्होंने बहुत सारी बातें खोलकर रख दिया है। मैं पुनः शिवमंगल सिंह सुमन पर ही आता हूँ। उन पर मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया था। हिंदी साहित्य जगत के एक प्रखर हस्ताक्षर हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अनगिनत नव कलमकारों के प्रेरणा स्रोत हैं शिवमंगल सिंह सुमन। अपनी कविताओं में, कविताओं के शब्दों में फूल नहीं आग है सुमन। शायद पुष्पा मूवी की याद आ रही होगी। सच में ये शब्द उनके साथ सटीक बैठते हैं। अपनी कविताओं में, कविताओं के शब्दों में फूल नहीं आग है सुमन। हिंदी साहित्य के, साहित्य जगत के एक अनोखे राग है सुमन। बहुत सारी बातें पूर्व वक्ता बता चुकी हैं उनके जीवन के बारे में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर में 5 अगस्त 1915 को उनका जन्म हुआ था। शिक्षा में वे स्नातकोत्तर और पीएचडी थे। उनकी विशाल साहित्य प्रतिभा, साहित्य जगत के प्रति उनके देन का सम्मान करते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट से भी सम्मानित किया था। यही नहीं, उसके बाद भागलपुर विश्वविद्यालय और जबलपुर विश्वविद्यालय ने भी उन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। वे पद्मश्री, पद्म भूषण, सोवियत लीड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान, भारत भारती पुरस्कार आदि अनगिनत पुरस्कार पाने वाले एक विरल साहित्यिक प्रतिभा थे। वे, उनकी अनेक साहित्यिक कृतियां हैं। वह एक स्वभाव कवि थे, स्वाभाविक रूप से कवि थे। स्वभाव में ही उनकी
कविता थी और कविता उनकी सबसे प्रिय विधा भी थी। उनके कुछ कविता संग्रह हैं: हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, कटे अंगूठे की वंदनवारे आदि। गद्य रचनाओं में महादेवी की काव्य साधना और गीति काव्य उद्यम और विकास प्रमुख है। प्रकृति पुरुष कालिदास उनकी प्रमुख नाट्य रचना है। इसके अलावा उनको एक कुशल प्रशासक के रूप में भी याद किया जाता है। 1968 से 1978 के दौरान सुदीर्घ 10-11 वर्ष का समय उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के वे कुलपति के रूप में उन्होंने कुशल भूमिका निभाई थी। वे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष थे। उत्तर प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। 1977-78 के दौरान वे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष भी रहे। वे कभी कालिदास अकादमी उज्जैन के कार्यकारी अध्यक्ष भी थे। परंतु मैं आज उनके एक और पद का उल्लेख और उस पद में उनके कार्यों की चर्चा विशेष रूप से करना पसंद करूंगा, जो हमारी इस प्यारी सी भूमि नेपाल काठमांडू से जुड़ी है। उन्होंने 1956 से 1961 के दौरान एक सुदीर्घ 5-6 वर्ष का कालखंड प्रेस और सांस्कृतिक अताशे अफसर के रूप में भारतीय राजदूतावास काठमांडू के लिए भी सेवा प्रदान की। इस अवधि में उन्होंने भारत नेपाल के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को मजबूत करने का कार्य किया, जिसमें हिंदी साहित्य, कला और लोक संस्कृति के माध्यम से दोनों देशों के लोगं को जोड़ना शामिल था। वे सुमन जी ही थे जिन्होंने नेपाल में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की थी। इसी मंच के माध्यम से उन्होंने सर्वप्रथम नेपाली बुद्धिजीवियों, कवि, लेखकों, सांस्कृतिक कलाकारों के साथ मिलकर हिंदी कविता पाठ, नाटक, लोक नृत्य प्रदर्शन आदि का आयोजन किया, जिन कार्यों ने भारत नेपाल संबंधों को और अधिक मजबूत और प्रगाढ़ बनाने का कार्य किया। यह समय नेपाल के राजा महेंद्र के शासनकाल का था, जब दोनों देशों के बीच नए द्विपक्षीय संबंधों का विकास हो रहा था। इन कार्यक्रमों ने नेपाली युवाओं में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई, जिसके फलस्वरूप कई नेपाली लेखकों ने हिंदी में अनुवाद कार्य भी शुरू किया। दोनों देशों के बीच एक सुदृढ़ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री डीपी कोइराला के साथ उनकी कई बैठकें हुई थी, जहां उन्होंने नेपाली लोक कथाओं और भारतीय महाकाव्यों के बीच समन्वय कार्य आगे बढ़ाए जाने पर चर्चा की थी। 1958 में काठमांडू में उन्होंने भारत नेपाल सांस्कृतिक सम्मेलन का बृहद आयोजन किया था, जहां सुमन जी ने अपनी ही वाणी में अपनी वीर रसपूर्ण कविता हिल्लोल का पाठ भी किया था और हिंदी काव्य साहित्य के प्रति श्रोता वर्ग के मन में उत्साह और आकर्षण जगा। वे नेपाली अखबार गोरखापत्र, द राइजिंग नेपाल आदि में हिंदी साहित्य पर उत्कृष्ट लेख भी प्रकाशित करते थे, जो नेपाल में भारतीय छवि को सकारात्मक बनाने में सहायक सिद्ध हुए। उनकी एक कविता कृति है विंध्य हिमालय। यह कविता संग्रह उनकी इसी नेपाल प्रवास के दौरान रचा गया था और प्रकाशित भी हुआ था। इसमें विंध्य और हिमालय की विशालता और विशेषताओं को नेपाल भारत की एकता और सहनशीलता का प्रतीक बनाया गया है। यह संग्रह सामाजिक सद्भाव पर जोर देता है, जो नेपाल के बहुसांस्कृतिक समाज से प्रेरित प्रतीत होता है। साहित्यिक आलोचक विंध्य हिमालय कृति को उनके नेपाल प्रवास की सृजनात्मक ऊर्जा का ही एक उत्कृष्ट परिणाम मानते हैं। उनकी एक और कृति मिट्टी की बारात में भी नेपाली ग्रामीण जीवन, यहाँ की प्राकृतिक समृद्धता, सौंदर्य और लोक संस्कृति की झलकियां मिलती हैं।